अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। ऑपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम ने सवात जलसे में हुकूमत गिराने के बुलंदोबांग दावे किए थे। ऑपोजिशन को तवक्को थी कि अब की बार आर या पार होगा, लेकिन गुज़श्ता रोज मरियम नवाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू हुकूमत के लिए गोया ठंडी हवा का झोंका साबित हुई है, खुशखबरी साबित हुई है। आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज़ाद कश्मीर में धुआंधार खिताब किया। अब्बासपुर के जलसा-ए-आम में पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी की तोपों की जद पर वज़ीर आज़म इमरान खान कम और मुस्लिम लीग नून ज्यादा रही है, वो कि एक मरतबा फिर उन्होंने बराह रास्त उसका नाम नहीं लिया। इस खिताब से बज़ाहिर दिखाई दे रहा है कि मुस्लिम लीग नून की तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अगले इंतखाबात की तैयारी कर रही है। बड़ा शिकवा नून लीग का उस्मान बुज़दार को हटाने के मामले पर साथ ना देने पर था। इसके साथ साथ फनास बिल के ऊपर उन्होंने कहा कि हमने जब पीछे मुड़कर देखा तो हमारे अपने दोस्त साथ नहीं थे। बिलावल भुट्टो जरदारी को शिकायत मौलाना फजलुर रहमान से भी थी। उन्होंने बराह रास्त नाम लेने की बजाय हलवे और निहारी पर तंज किया कि अगर इत्तेहाद के अंदर हलवे और निहारी पर बात होनी है तो फिर ऐसे इत्तेहाद का हम हिस्सा नहीं बनेंगे। बिलावल भुट्टो ने जहां माजी में अपोजिशन जमातों के रवैयों का शिकवा किया, साथ ही मुस्तकबिल में किसी भी इत्तेहाद की उम्मीदें खत्म कर दी हैं। वो क्या कह रहे थे, सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। आर और पार होगा। आपने देखा कि कैसे आर और पार होते होते हम पांव पकड़ने की सियासत में पहुंचते हैं। अब वो कहते हैं कि जिसके भी पांव पकड़ना पड़ेगा हम पकड़ेंगे वज़ीर आज़म बनने के लिए। हम किसी का पांव नहीं पकड़ेंगे, हम जद्दोजहद करेंगे, हम आंखों में आंखें डालकर जवाब देंगे, हम अपने वहां के हुकूक पे सुलह नहीं करेंगे और इंशाअल्लाह ताला नहीं लगाना चाहते हो तो घर बैठ जाओ, हम बुज़दार को लगाएंगे। हम तो जेल तक पहुंचे और हमने तो कहा कि देखो अब हमारा मुखालिफ नहीं नजरियाती बन चुका है। उम्मीद है अब शहबाज शरीफ साहब अपने उन सारे तमाम के तमाम मेंबरान नेशनल असेंबली जो बजट के दिन गायब थे, जब मुआशी फैसला इस मुल्क के हो रहे थे तो इमरान खान को ओपन फील्ड दिलवाया था, हर एक को वो शो कॉज नोटिस दिलवाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहीं उसको नहीं छोड़ा। अब सवाल पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मुख्तलिफ हलकों से डील कर ली है? क्या पीपल्स पार्टी को खदशा है कि नून लीग दोहरी पॉलिसी इख्तियार किए हुए है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के इस इंटरव्यू को बुनियाद बना रही है, जिसमें वो खुद तस्लीम कर रहे हैं कि वफामत के लिए उन्हें पाव भी पकड़ने पड़े तो पीछे नहीं हटेंगे। आखिर किस इंटरव्यू का हवाला दिया जा रहा है पार्टी की तरफ से पाव पकड़ने से मुताल्लिक, वो इंटरव्यू आपके सामने रखते हैं। कोई दो राय नहीं है कि नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, और मुझे पूरा यकीन है कि वो भी आगे बढ़कर वो उस नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए पूरी अपनी वो एनर्जी और वो कमिटमेंट दिखाएंगे। मुझे इसमें कोई डाउट नहीं। इन द फर्स्ट प्लेस नवाज शरीफ इज़ अ स्टेट्समैन ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। नंबर 2, मुझे उनके पाँव भी पकड़ने पड़े फॉर द नेशनल इंटरेस्ट, मैं ये करूँगा बिकॉज इट इज़ माई नेशनल ड्यूटी। अब सवाल ये है कि क्या शहबाज शरीफ ने मुबैना डील के तनाजुर में पाँव पकड़ने की बात की? क्या ऑपोजिशन लीडर डील मैच्योर होने का इंतजार कर रहा है? क्या मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ के बयानिए के साथ खड़ी है? इस हवाले से साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का बयान इंतहाई अहम है, जिसमें उन्होंने ऑपोजिशन लीडर के मौक़िफ़ की मुखालिफत की थी। शाहिद खाकान के मुताबिक शहबाज शरीफ को पाँव पकड़ने की बात खुलेआम नहीं करनी चाहिए थी, पब्लिकली ऐसा नहीं कहना चाहिए था कि शहबाज शरीफ की अपनी राय है, लेकिन बहुत सारी बातें खुलेआम करने वाली नहीं होती। शहबाज साहब जज्बात में उन्होंने टीवी पर वो बात कर दी जो शायद हमें पब्लिकली नहीं करनी चाहिए थी। हर शख्स का अपना बयान करने का तरीका है। इसी मामले पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी राना तनवीर हुसैन साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। राना साहब, आज बिलावल भुट्टो साहब ने तनकीद के नश्तर चलाए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत पर कि आर पार की सियासत अब पाव पकड़ने पर आ गई है। ये किसके पाव पकड़ने की बात हो रही है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है किससे मदद मांग रही है राना साहब? हाँ, मुझे नहीं पता बिलावल साहब ने कभी कोई चीज़ खुद सुनी है या पढ़ी है। इनको कोई बता देता है और वो तकरीर कर देते हैं अनफॉर्चुनेटली। लेकिन शहबाज साहब की जिस बात का जिक्र हो रहा है पाँव पकड़ने की, वो अपने बड़े भाई मियाँ नवाज शरीफ साहब के मतलब बात की थी। अगर आप सुने तो उन्होंने जो इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि नेशनल इंटरेस्ट में अपने भाई को जो इस वक्त चल रहा है सिलसिला कि मियाँ साहब के कुछ ऐसी इश्यूज हैं जिससे मामला जो हैं वो उलझे हुए हैं। तो राना साहब, पाव पकड़ने की नौबत आई है या पाव पकड़े बगैर मामला हल हो गया? नहीं, वो सिंबॉलिक बात हुई थी। मेरा ख्याल है वो आउट ऑफ
क्या कहते हैं, एक उन्होंने बात कर दी, इमोशनल थे कि मैं या शायद भाई से- हकाना बासी साहब ने भी कहा कि ये बात पब्लिकली नहीं करनी चाहिए थी, तो आप भी यही कहेंगे कि ये बात शाह पब्लिकली नहीं साहब होनी ने- चाहिए थी, मीडिया पे नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन कल शाह साहब ने एक जगह पे मीडिया टॉक की है, उन्होंने स्पेसिफिक इसी इशू पे बात की है, तो उन्होंने कहा कि ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मेरी बात सुनाई गई है तोड़ मरोड़ के। नहीं राणा साहब देखे ना, रोज डेडलाइन दी जाती थी, पीडीएम के जलसे हो रहे थे, मरियम नवाज साहिबा बड़ी एक्टिव थी, प्रोएक्टिवली अपना रोल प्ले कर रही थी, लेकिन अभी देखें कि वो कहती है कि अल्लाह ही जाने हुकूमत कब जाएगी, कोई डेडलाइन नहीं है, कोई अंदाजा नहीं है कि व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। तो क्या ये समझा जाए कि अब ऑपोजिशन बिल्कुल ढेर हो गई और हुकूमत 5 साल पूरे करेगी? उनका एक मैंडेट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो जिस तरह का भी मैंडेट उनको मिला है वो 5 साल का है। तो हमारी तो कोशिश थी कि हम इसको किसी तरीके से गवर्नमेंट को डिसलॉज करें, जो मुल्क और कौम के मफाद में नहीं है, या इकोनॉमिक फ्रंट पे भी उनको नाकाम है, फॉरेन पॉलिसीज़ के फ्रंट पे भी नाकाम है, गवर्नेंस के फ्रंट पे भी नाकाम है। तो कहने का मकसद है कि उस वक्त एक पीडीएम थी जो हम लेके चले थे, और जिसमें यह था कि हम रिज़ाइन करेंगे लॉन्ग मार्च के साथ, तो बिल्कुल 163 जब रिज़ाइन होंगे तो नेचुरली फिर ये गवर्नमेंट ठहर नहीं सकेगी। जब पीपल्स पार्टी बीच में से बैकआउट किया तो उस वक्त से मैं समझता हूँ कि वो जो हमारा एक था स्ट्रेटजी, वो तो वहाँ तक नहीं पहुँचे। अब प्रेशर डाल रहे हैं, तो मेरा ख्याल है लेट देम डाई नेचुरली। देखिए ना राणा साहब, अब नेचुरली डाई करना तो 2023 के इंतखाबात बताएंगे कि आवाम किसको मैंडेट देती है। वो 5 साल का मैंडेट था, उस वक्त भी मुबस्सरीन ये कहते थे कि ठीक है, जो 5 साल के लिए हुकूमत आती है उसको टाइम देना चाहिए, लेकिन पीडीएम टाइम देने के लिए तैयार नहीं थी। अब देखिए कि बिलावल साहब ने एक मशवरा दिया था आपको कि लेट्स बिगिन फ्रॉम पंजाब के अंदर इन हाउस चेंज की बात कर रहे थे कि वहां आपके पास नंबर्स हैं, वहां आप बुज़दार साहब की हुकूमत को गिरा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अग्री नहीं किया। आज भी बिलावल साहब ने इसका तस्करा किया है अपने जलसे के अंदर। और फिर वो एक शेर है ना कि देखा जो तीर खा के कमी गाह की तरफ, तो अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। बिलावल साहब कहते हैं कि मरियम साहिबा से तो हम नहीं चल सके थे, शहबाज साहब को हमने ऑफर की थी, आपके साथ गैर मशरूत हिमायत का ऐलान किया था, लेकिन वो भी फाइनेंस बिल के इंपॉर्टेंट डे के ऊपर हमने पीछे मुड़कर देखा तो अपने दोस्त ही नहीं थे। नहीं, देखिए मैं एक बात आपको बताऊं कि जो बिलावल साहब बात करते हैं, हमने बारहा कहा है कि हमें अपने नंबर बताएं, आपके पास कौन से नंबर हैं जिसको वो पेश कर रहे हैं हमें। वहाँ तो 6-7 इनके मेंबर हैं पंजाब में, 6 हैं या 7 हैं, आपको शायद नहीं, आपके तो नंबर पूरे हैं ना सर। हमारे नंबर किस तरह पूरे हैं? हमारे नंबर तो 160 हैं। नहीं, लेकिन इसमें से 6 तो हमारे मेंबर विन ओवर हुए हैं। उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, आपको याद होगा कि कहा था कि हमारे साथ 25 से 30 लोग राब्ते में हैं। फिर जहांगीर तरीन प्रेशर ग्रुप, फिर बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स जो उस्मान बुज़दार साहब के अगेंस्ट काम करते हैं, ऐसी लॉबीज बन रही थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्लेम कर रही थी कि 25 से 30 का फिगर तो हमारे पास है। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कांधे से कांधा मिलाती तो हुकूमत जा सकती थी पंजाब में। नहीं, मैं बात आपको बिल्कुल बता रहा हूँ, किसका दिल नहीं करता? हमारा दिल करता है जो पंजाब बर्बाद हो रहा है, जिसको इस तरह शहबाज साहब ने मेहनत से बनाया है, वहाँ से बुज़दार को हटा के हम खुद आए। और आज भी बिलावल साहब जो बात करते हैं, मैं कहता हूँ आपके प्रोग्राम में, हमें ये नहीं कि राब्ते में हम हैं, हमें अपने एग्जैक्ट नंबर बताएं। हम इस तरह रिस्क तो नहीं ले सकते कि हम वहाँ पे वोट नो कॉन्फिडेंस मूव करें तो वहाँ मुँह की खाएं। तो मैं समझता हूँ कि ये बात नहीं है, हम बैठने को तैयार हैं बिल्कुल। शहबाज साहब लेवल जिस लेवल पे भी बैठना है, हमें दिखा दें नंबर कि ये 30 से 35 बंदे हैं, तो हम उनको वेरीफाई कर लेंगे। तरीन साहब से भी हम पूछ लेंगे। तरीन साहब तो कहते हैं कि जी नहीं, मैं गवर्नमेंट के साथ हूं। अब आपको लगता है कि बैठने की कोई बात बाकी है? क्योंकि बिलावल साहब ने जब कहा फाइनेंस बिल के मौके पर कि हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ चलेंगे, आप पार्लियामेंट के अंदर शहबाज साहब अगर इसको लीड करेंगे तो ऑपोजिशन लीडर है, हम उनके पीछे होंगे, लेकिन शहबाज साहब और फिर आपके लोग उस दिन भी बैक ऑफ कर गए। तो अब बैठने का कोई कॉन्सेप्ट है आपके यहाँ इस वक्त? नहीं, ये तो उन्होंने ऑफर किया है बैठने के। मैंने आपको बताया असम्बली में हम बिल्कुल इकट्ठे हैं, वहाँ पे हम करेंगे काम, इकट्ठे करेंगे, या बिल्कुल जॉइंट अपोजिशन के तौर पे करेंगे। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं, जो आप बात कर रहे हैं कि बजट में शहबाज साहब आ रहे थे मोटरवे पे, वो तो बेरे पे या किस जगह पे थे, फ़ोन आया कि तारिक शफी साहब उनके कज़न भी थे और उनके हमजुल्फ भी थे। वो तारिक साहब फौत हो गया, आपको शायद पता नहीं, वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो बाकी लोग नहीं आए उनको शो कॉज नोटिस देंगे। आज उन्होंने कहा कि जैसे हमें तो शो कॉज दे दिया पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने अपने 4 लोगों को, और फिर शहबाज शरीफ साहब अपने ना आने वाले लोगों को शो कॉज इशू करेंगे इस पर। नहीं, देखिए उनके भी बंदे नहीं थे, उनके भी शायद उनके तो 2 लोग नहीं थे सर, कोविड की वजह से। नहीं, कोविड की वजह से नहीं, हमारे भी लोग थे, इधर थे पार्लियामेंट में।
तो उन्होंने कहा जी हमारी तबीयत ठीक नहीं, वो वहाँ हाजिरी लगवा के आए हैं, आप देख लें हाजिरी। अब जो मूवमेंट है सर, वो हुकूमत गिराने की मूवमेंट है या 2023 के इलेक्शंस की मूवमेंट है? नहीं देखिए, हमारी जो नंबर 1 टारगेट है वो तो है कि गवर्नमेंट से छुटकारा हासिल किया जाए। जो है हमें उम्मीद है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो 21 है इस साल, इसमें ये एंड तक हम कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगर वो भी देखिए, वो भी एक पॉइंट आपका है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक टाइम है, अगर वहां तक नहीं, लेकिन जाए तो राणा साहब ये इंशाल्लाह 2021 के अंदर हुकूमत से छुटकारे का इशारा कहां से मिला आपको? कहीं नहीं, ये तो हमारी अपना कोशिश है और हमें उम्मीद है हम इस कोशिश में कामयाब होंगे। जब पब्लिक प्रेशर आएगा, पब्लिक निकलेगी, मौसम होगा जब उनकी तो जिंदगी में सांस लेना मुश्किल हुआ है। आप देखिए बिजली उनको नहीं मिल रही, बिल उनको आ रहे हैं कोई 8-8 गुना ज्यादा, आपको भी शायद आ रहे हो, गैस है नहीं है, तो कौन सा शोबा है जहां लोगों को थोड़ी सी सहूलत है? सर देखिए, तो अवाम को घरों से निकालकर सड़कों पे लाने के लिए कोई पॉलिटिकल मूव बनानी पड़ती है, कोई तहरीक होती है, वो तहरीक कौन लीड करेगा? राणा साहब आप फ्रैंकली स्पीकिंग ये बताइए, क्योंकि अगर दोनों तरफ से डील की बातें हो रही होंगी, बैकडोर चैनल्स ऑपरेट करने की बातें हो रही होंगी, पाव पकड़ने की बातें हो रही होंगी, तो फिर पब्लिक कैसे निकलेगी सर, और पब्लिक कैसे बैक करेगी ऐसे नैरेटिव्स को? नहीं, एक तो आप करेक्ट कर लें कि जो पाँव पकड़ने वाली बात है वो उसकी रेलेवेंसी इसके साथ नहीं है। दूसरी बात आपने कि कौन लीड करेगा, हमने जलसे शुरू किए हैं पीडीएम के प्लेटफॉर्म से। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जब मोबिलाइज हम कर लेंगे 2-3 महीनों में, तो फिर हम कॉल देंगे दोबारा कि आप सड़कों पे आएँ और महंगाई के खिलाफ, इस बेरोजगारी के खिलाफ, इस लॉलेसनेस के खिलाफ। राणा साहब आप भी वैसे कौमी सलामती कमेटी के इजलास में गालिबन आप भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, जहां शहबाज साहब भी थे, बिलावल साहब भी थे, तो आपको कहीं बॉडी लैंग्वेज लग रही है कहीं से कि इमरान खान साहब को एक्सटेंशन मिल रही है, वो एक्सटेंशन मांग रहे हैं, लग रहा है आपको? नहीं, अभी तो ये जो उनको मिली हुई है न्यू लाइफ एक किस्म की, क्योंकि बहुत दफा हुआ है कि वो जाने लगते हैं हमारे जरिए आईनी तौर पे, लेकिन कभी असम्बली तोड़ने की कोशिश करते हैं, खुद ही डिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो हमारे पास खबरें हैं, लेकिन फिर बात चल पड़ती है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे ये चीजें आती रहती है। कहीं से बॉडी लैंग्वेज से हम नहीं समझते कि कोई ऐसी बात होगी, कोई एक्सटेंशन। आप बड़े रिसोर्सफुल आदमी हैं, आप जो बात करते हैं यकीनन अपनी मालूमात की बुनियाद पे करते हैं। आपको क्या लग रहा है सर कि ऐसी खबरें हैं? किस चीज की? एक्सटेंशन से मुतालिक? नहीं, पाकिस्तान जो है ना ये मजीद who has given them a new life सर, जैसे आपने कहा ना नई जिंदगी मिल जाती है, उनको नई जिंदगी देता कौन है? नई जिंदगी बस अल्लाह ताला ही दे देता है, कोई उसकी ऐसी बात हो जाती है कोई ना कोई, वरना कोई हाल तो नहीं ना, जहाँ गवर्नेंस ना हो, जहाँ कोई हाल ही ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया राणा साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा राणा तनवीर हुसैन हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा कमर जमान कायरा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कायरा साहब, आज बिलावल भुट्टो साहब की तोपों का रुख पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब रहा है और उसमें शहबाज साहब का जिक्र भी हुआ है फाइनेंस बिल के हवाले से। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो तय कर रही थी कि अब मरियम बीबी से बात नहीं हो सकती, मियां नवाज शरीफ साहब से बात नहीं हो सकती, लेकिन शहबाज साहब से पार्लियामेंट के अंदर हो सकती है क्योंकि ऑपोजिशन लीडर हैं, तो क्या अब आपने तय कर लिया है कि अब शहबाज साहब से भी बात नहीं होगी, नहीं बैठ सकते अब पार्लियामेंट के अंदर भी? ऐसा नहीं है जी। देखिए, चेयरमैन साहब ने जो बात की माजी में जो कुछ हुआ उसको एक बयानिए के तौर पर बयान कर दिया, लेकिन उसी तकरीर में उन्होंने जो कहा अगर आज भी इवन पीडीएम को उन्होंने कहा कि पीडीएम अगर आज अपने असल असूल पे खड़ी हो जाती है, वापस आ जाते हैं और पंजाब हुकूमत के बाद इमरान खान को गिराने की, इस हुकूमत को फारग करने की कोशिश करते हैं, तो हम आज भी सपोर्ट करने को तैयार हैं, हम आज भी वहीं खड़े हैं। कायरा साहब, आज बिलावल साहब ने कहा कि आर या पार की बातें करने वाले पांव पकड़ने की बात कर रहे हैं, तो अब किसके पांव पकड़ रहा है और कौन पकड़ रहा है सर? ये तो जी आपको भी पता है, ये किस परंपरा में कही गई बात है, बस उसकी मजीद वजाहत की जरूरत नहीं है, जिस रंग में वो कही गई उतनी है। नहीं, आपका इशारा मुक्तदर हलकों की तरफ है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहीं बैकडोर बात कर रही है? ये कुछ लीडर्स की तरफ से इस तरह के स्टेटमेंट्स बयानात आए थे, उसको रेफर शायद किया गया है। अच्छा, वो कामरान खान साहब की शायद इंटरव्यू वाली बात आप कर रहे हैं, तो वो तो शहबाज साहब ने ये स्टेटमेंट दिया था कि बड़े भाई के अगर पांव पकड़ने पड़े तो नेशनल रिकंसिलिएशन के लिए पकड़ लेंगे, गालिबन वो बात है। तो अभी आपको लगता है कि नेशनल रिकंसिलिएशन की जरूरत है और उसके लिए सब जमातों को इकट्ठे बैठना चाहिए?
देखिए रास्ता तो वही है, लेकिन उसके अंदर मौजूदा हुक्मरान की अना इतनी अगर बड़ी हो गई है कि वजीर आजम साहब अपनी अना के घोड़े से उतरने को तैयार ही नहीं है और वो अपने रवैये में तब्दीली लाने को तैयार नहीं है, भले उससे कौम का नुकसान हो रहा हो, तो उसके ऊपर अफसोस किया जा सकता है और उस पर तनकीदी की जा सकती है और क्या किया जाए। कायरा साहब, आप बड़े सीजन पॉलिटिशियन है सर, आप ये बताइए आपको क्या दिखाई दे रहा है? वो जो जी का जाना ठहर गया वाली बातें हो रही थी कि आर या पार की बातें हो रही थी कि हुकूमत आज गई, कल गई, सुबह गई, शाम गई, अब हुकूमत 5 साल पूरे करेगी और अपोजिशन 2023 के इंतखाबात की तैयारी कर रही है। देखिए हम तो आज भी कह रहे हैं, आप आज के जलसे में भी बिलावल साहब ने कहा, हमने आज भी अपोजिशन को ये बात कही है, लेकिन अगर मरियम नवाज शरीफ साहिबा कहें कि मुझे तो चाहे अगर मेरा पास चले तो ये हुकूमत 5 साल चलनी चाहिए, अगर शाहिद खाकान कहें कि हम इनके खिलाफ अदम एतमाद नहीं करते, पीपल्स पार्टी के कहने पर भी नहीं की थी और किसी के कहने पर भी नहीं कहेंगे, राना तनवीर साहब कहें, जुबैर उमर साहब कहें और बहुत सारे मुस्लिम लीग के सीनियर अकाबरीन ये फरमा रहे हो कि हमें तो पंजाब हुकूमत सूट करती है, हम उसको क्यों गिराएं, हम उसको क्यों हटाएं, तो फिर आप खुद समझ सकते हैं कि हुकूमत तो खिली हुई है, हुकूमत तो गिरी हुई है, अब इसको सहारा कहाँ से मिला है ये आप असेस कर लीजिए, कौन जानती। ये सहारा आपके ख्याल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दे रही है या कुछ और हल्के दे रहे हैं? क्योंकि राना तनवीर साहब सुना दिए, अभी राना आपको बयान सुना दिए, अभी राना तनवीर साहब हमारे साथ थे। कायरा साहब वो कहते हैं कि असल में जब हम कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं से हुकूमत को एक्सटेंशन मिल जाती है, वो भी कुछ ऐसी बात कर रहे हैं, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये कह रही है। गुजारिश ये है कि हमारी तरफ से तो है नहीं ना जी, वो जिसका है उसका वजाहत से बयान कर दे। राना साहब के 4 प्रोग्राम मेरे साथ हैं जिसमें उन्होंने बाकायदा कहा है कि यह हुकूमत हमें सूट करती है, हम इसको क्यों हटाएं। जुबैर उमर, मैं तो जो बातें कर रहा हूँ मैं तो हकायक की बात कर रहा हूँ। मरियम नवाज शरीफ साहब का इंटरव्यू मौजूद है, शाहिद खाकान साहब का ट्वीट मौजूद है, जुबैर उमर साहब का इंटरव्यूज मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा कि बाकी अकाबरीन के इंटरव्यूज मौजूद है और वो आपके इल्म में है, वो बाकायदा मीडिया में चलते रहे कि वो कहते हैं कि हमें ये हुकूमत सूट करती है। बाकी हम तो आज भी कह रहे हैं, इवन टुडे आज भी कह रहे हैं कि इस हुकूमत को गिराने के लिए हमें पंजाब से शुरू करना चाहिए और मरकज की तरफ आना चाहिए, और उस पर अगर वो आते हैं तो हम उनके साथ हैं। अच्छा, आज भी आप स्टिल अपने उस बयान के ऊपर कायम है कि 25 से 30 लोग आपके पास पंजाब से हैं? क्योंकि राना साहब से ये सवाल हमने उठाया है, वो कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नंबर्स बता दे, तो वो जो 25 से 30 लोग राब्ते में थे अभी भी हैं? देखिए सवाल ये है कि जब हम कह रहे थे तो कुछ था, तो हम कह रहे थे ना, उसके बाद जहांगीर तरीन ग्रुप बाद में आया, उसके बाद 15 लोग का एक और ग्रुप बाद में बना। मगर मुस्लिम लीग संजीदगी से कोशिश करती है और लोग हमारे साथ राब्ते में हैं, तो मुस्लिम लीग पंजाब की बड़ी जमात क्लेम है, उनके प्रमुख के साथ बड़ी तादाद है, उन्होंने लीड करना है, वो आगे बढ़े तो सही, वो अपने इरादे का इजहार तो करें, यकीनन वो पूरे करेंगे तब एतमाद होगा ना, वैसे तो नहीं होगा, पर हम उसको पूरे कर देंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि कौन सी गाड़ी कितनी सस्ती होने जा रही है। बड़ा अहम मामला है और गाड़ियों के शौकीन अफराद के लिए एक अट्रैक्शन है, उस पर एक नई ऑटो पॉलिसी का ऐलान भी हुकूमत कर चुकी है। मामले पर तफसील से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज हुकूमत ने गाड़ियों के शौकीन अफराद को खुशखबरी सुनाई है। वफाकी वजीर सनअत व पैदावार खुसरो बख्तियार के मुताबिक ड्यूटीज और टैक्सेस में कमी के बाद गाड़ियों की कीमतें कम हो गई हैं और नई कीमतों का इतलाक 1-2 रोज में हो जाएगा। उन्होंने दावा किया कि इस साल पाकिस्तान में 3 लाख गाड़ियां तैयार की जाएंगी। वफाकी वजीर के मुताबिक हुकूमती इकदामात के बायस छोटी गाड़ियों की कीमत में 1,05,000 की कीमत कम होगी, 1000 सीसी में 1,45,000 की कीमतें कम होंगी, कल्टस गाड़ी की कीमत में 1,86,000 की कमी वाक़ई होगी और दीगर गाड़ियों की कीमतें भी 1,25,000 तक कम हो जाएंगी। आज वफाकी वज़ीर सनअत खुसरो बख्तियार फवाद चौधरी साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कह रहे हैं, पॉलिसी में क्या है, उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। गाड़ियों की कीमतों के ऊपर हुकूमत ने अपनी फेडरल एक्साइज ड्यूटी और एडिशनल कस्टम ड्यूटी छोटी गाड़ी के अंदर अपना सेल टैक्स भी खत्म कर दिया, जो मेरी गाड़ी स्कीम के तहत जितनी गाड़ियां हैं इनकी कीमतों में नई कीमतों का इतलाक इंशाल्लाह 1-2 दिन में आ जाएगा। अब हुकूमत गाड़ियां सस्ती करने की खुशखबरी तो सुना रही है, लेकिन ताहाल इसके नताइज आवाम तक मुंतकिल नहीं हो रहे। आज डॉन अखबार ने खबर शाया की जिसमें दावा किया गया कि पुराने ऑटो असेंबलीज GST और FED यानी फेडरल एक्साइज ड्यूटी में कमी के असरात सारिफीन तक पहुंचाने में ताखीर कर रहे हैं।
क्योंकि उन्हें लगता है कि शिपिंग की बुलंद लागत और डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में कमी की वजह से उन्हें कीमतों में रद्दोबदल की जरूरत पड़ सकती है। खबर के मुताबिक तमाम असेंबलर्स ने सारिफीन को कीमतों में कमी के फवायद पहुंचाने में ताखीर करने के लिए एक गैंग बना लिया है और इसे फाइनेंस बिल 2021 के इजरा के बाद FED और GST पर नोटिफिकेशन या फिर SRO जारी होने से मशरूत कर दिया है। हुकूमत ने 1000 सीसी की गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 5% से कम कर 2.5% कर दी है। 2001 सीसी की गाड़ियों पर तकरीबन 7.5% से कम करके उसको 5% किया गया है और गाड़ियों पर इजाफी कस्टम ड्यूटी भी 7% से कम करके 2% की गई है। 30 जून को नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है, लेकिन सारिफीन को इसके फवायद पहुंचने में ताखीर हो रही है। इस तमाम तर मामले पर बात करेंगे। फाउंडर पाक व्हील्स हमारे साथ सुनील सरफराज साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सुनील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सुनील साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि असेंबलर्स और डीलर्स की तरफ से ये जो फाइनेंस बिल के अंदर गाड़ियों की कीमतों में कमी की गई, उसके समरात जो हैं वो पब्लिक तक, कॉमनर तक नहीं पहुंचाए जा रहे थे, लेकिन अब क्योंकि खुसरो बख्तियार साहब के प्रेशर के बाद कहा जा रहा है कि SRO गालिबन कल जारी हो जाएगा। असेंबलर्स कह रहे थे कि जब तक SRO नहीं आता, क्योंकि फाइनेंस बिल के अंदर हमने जो सेल्स टैक्स है वो तो कम हो गया, लेकिन SRO जरूरी है फेडरल एक्साइज ड्यूटी की क्लैरिटी से मुतालिक। अब जब कल SRO आ जाएगा तो जो समरात हैं आम आदमी तक पहुंच पाएंगे? क्या वो सस्ती गाड़ियां वाकई मिलने में कोई आसानी पैदा हो सकेगी जो नहीं हो रही काफी दिन से? जी बिल्कुल। एक तो वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। सेकेंडली सर, ये ऐसा नहीं था कि ऑटो मैन्युफैक्चरर जो है वो रिलेक्टेंट थे। पॉइंट ये था कि एम्बिग्यूटी थी और क्लैरिटी नहीं थी। होता ये कि बजट आता है, बजट में चीज बताई जाती है कि ये होगी, फिर बजट अप्रूव होता है, देन इंप्लीमेंट होता है। बट बजट में सिर्फ 850 सीसी के ऊपर रिलैक्सेशन दी गई थी, FED की और सेल टैक्स की। फिर उसके बाद एम्बिग्यूटी थी कि शायद मार्केट में आवाज आ रही थी कि फाइनेंस बिल में जो है 1000 सीसी को भी कहा गया, उससे प्लस का भी कहा गया है। आज फाइनली जो पाकिस्तान की सेकंड कॉम्प्रिहेंसिव ऑटो पॉलिसी आई है, जिसको ऑटो एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी का नाम दिया गया, मेरे ख्याल से बहुत अच्छी पॉलिसी है। और जो खुसरो बख्तियार साहब ने एक्सप्लेन की थी, अगर मैं आपके लिए उसको मजीद भी बेहतरी से एक्सप्लेन कर दूं तो क्रॉस द बोर्ड जितनी भी गाड़ियां पाकिस्तान में बनती हैं उन सब पे 2.5% FED खत्म कर दिया गया है। सो जो 0 से लेके 1000 सीसी थी उनमें तो FED 0 हो गया है और सेल टैक्स जो है उसमें वो भी 4.5% कम किया गया है। इससे इंपॉर्टेंट चीज जो ऑटो इंडस्ट्री के गवर्नमेंट ने बॉल थ्रो किया उनकी कोर्ट में, वो जो काफी अच्छे से डिमांड कर रहे थे कि हमारी कॉस्ट जो है वो दुनिया से कंपैरेटिव नहीं है, बिकॉज हमारे जो गाड़ियां की किट इंपोर्ट होती है, CKD किट, उस पर ACD एडिशनल कस्टम ड्यूटी जो है ना वो लगती है। तो टू आवर सरप्राइज एंड टू योर्स ऑल्सो 1000 सीसी तक जो ACD है वो भी 0 कर दी गई है और 1000 सीसी प्लस जो गाड़ियां हैं उनके ऊपर एडिशनल कस्टम ड्यूटी जो है वो 7% से 2% कर दी गई है, जो कि काफी ह्यूज डिफरेंस होगा। अब देखना ये कि ऑटो मैन्युफैक्चरर जो है वो ACD जो कम किया गया एडिशनल कस्टम ड्यूटी वो कंज्यूमर को पास करते हैं कि नहीं करते। मेरा, आपका, मीडिया का, तमाम लोग का रोल ये होना चाहिए कि हम इस बात को सर्टेन करें कि वो जो एडिशनल कस्टम ड्यूटी का बेनिफिट है वो भी कस्टमर को पास करें। अच्छा सुनील साहब, देखिए इस पॉलिसी से बुनियादी तौर पर लग रहा है कि हुकूमत लोकलाइजेशन चाहती है, इंडिजनाइजेशन चाहती है, हमारी जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको बेहतर करना चाहती है। आपको लग रहा है, देखिए जैसे गाड़ियां सस्ती होंगी डिमांड बढ़ेगी और जितने लोग गाड़ियां खरीदेंगे ऑब्वियसली, क्या बैक एंड पे हमारे पास इतनी फैसिलिटी मौजूद है, क्या मैन्युफैक्चरिंग की इतनी कैपेसिटी या पोटेंशियल है कि हम उतनी गाड़ियां मैन्युफैक्चर करके मार्केट में पहुंचा भी सकें? बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप देखें तो अगर आप आज से 3 या 4 साल पुरानी फिगर्स देखें तो पाकिस्तान की टोटल ऑटो मैन्युफैक्चरर जो है ना वो कंप्राइज करती थी 3 मैन्युफैक्चरर के ऊपर और उनकी प्रोडक्शन थी 2.5 लाख। और सरप्राइजिंगली अगर आज आप देखें 2021 में 13 कंपनियां, प्रोडक्शन फिर भी 2-1.5 लाख है, कोविड की वजह से कम हो गई वरना 2.5 लाख है। तो यस देयर इज अ कैपेसिटी और मेरा ख्याल है अगर उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हमारे पास कैपेसिटी है 4 से 5 लाख गाड़ियां बनाने की, तो अच्छी बात है। तो क्वालिटी को कैसे मेक श्योर करेंगे, कैसे ये सेफ्टी मेजर्स जो है वो बेहतर किए जा सकेंगे हमारी लोकली मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियों के अंदर? देखिए सर, ये एक बड़ी सिंपल सी इकोनॉमिक टर्म है कि जब कंपटीशन है ना वो आपको बेस्ट ऑफ मार्केट पे डिराइव करता है। तो जब 3 ऑटो मैन्युफैक्चरर थे पाकिस्तान में, एयर बैग का सवाल कोई नहीं था, अगर कोई एक आधा बंदा देता था तो कंज्यूमर के सर पे समझे एहसान करके देता था। आज 13 मैन्युफैक्चरर हैं, मेरा नहीं ख्याल कि एक आधी गाड़ी के अलावा कोई ऐसी गाड़ी जिसमें मल्टीपल एयर बैग ना हो, जिसके अंदर ABS ना हो, और अब 2 से 6 एयर बैग की तरफ ऑप्शन जा रही हैं, पैनोरामिक सनरूफ, जितनी ऑप्शन आप देख सकते हैं एक दूसरे से कंपटीशन में मार्केट में आ रही हैं। तो मेरे ख्याल है कि अब वो जो था ना लोगों का एक ख्याल कि पाकिस्तान में आने वाली गाड़ियों के अंदर ऑप्शन नहीं आती, तो वो ठीक नहीं है। अच्छा, फिर मुझे बताएं कि सरकार का बड़ा एम्फेसिस है कि आम आदमी की जो मेयार ज़िंदगी है उसको बुलंद किया जा सके, यानी जो मोटर बाइक चलाता है उसको आप कार के ऊपर ले आएं। तो आपको लग रहा है कि लोअर मिडिल क्लास का एक शख्स जो है वो आसानी से एक गाड़ी अब खरीद सकेगा, यानी इतनी बेहतरी आई है कि गाड़ी उसकी दस्तरस में हो जाएगी?
नहीं सर, मुझे नहीं लगता। मेरे ख्याल से ये, अगर मैं कहूँ तो मैं थोड़ा गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन बनना नहीं चाहूंगा और ना ही मैं बनना चाहता हूँ। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में 30 लाख मोटरसाइकिल जो बनती है साल की, उसके लिए कुछ नहीं किया गया। ना मोटरसाइकिल की प्राइस नीचे की गई है, ना मोटरसाइकिल कंपनियों को इस बात का पाबंद बनाया गया है कि वो प्राइस ना बढ़ाएं। हर अगले रोज 2, 4, 5 हजार रुपए प्राइस बढ़ा दी जाती है। और मोटरसाइकिल और जो गाड़ी की मिनिमम स्टार्टिंग प्राइस का जो डिफरेंस है वो बहुत ह्यूज है। मतलब 2-2.5 लाख रुपए का आपको 2 व्हीलर मिलता है मैक्सिमम, जबकि अगर आप 4 व्हील गाड़ी यानी 4 पहियों वाली गाड़ी लेने चाहते हैं तो मिनिमम भी पाकिस्तान में 10 लाख रुपए से नीचे नहीं है, आफ्टर रिडक्शन ऑल्सो। तो उस लिहाज से तो गवर्नमेंट वो इसमें इस कुछ नहीं कर सकती। ये है कि लोगों की बाइंग पावर बढ़ाई जाए, इजी फाइनेंसिंग अवेलेबल किया जाए, ताकि लोगों के लिए जो है गाड़ी रीच में आ जाए। वरना गाड़ी की प्राइस जो है वो आफ्टर रिडक्शन भी जो है एक लोअर मिडिल क्लास की इनकम के अंदर नहीं आती। लेकिन अब असल में फिर ये बताइए लास्टली के इंसेंटिव असल में है किसको? जैसे आपने कहा कि 10 लाख से नीचे तो कोई गाड़ी अवेलेबल नहीं है जो कॉस्ट इफेक्टिव है या क्वालिटेटिवली बेहतर हो, तो ये इंसेंटिव किसका है? ये कंपनीज को अल्टीमेटली ये इंसेंटिवाइज किया जा रहा है या एक वाकई कॉमनर, एक आम आदमी भी इससे इंसेंटिव से फायदा उठा सकता है? नहीं, देखें, जो गवर्नमेंट ने इंसेंटिव दिया उसमें कॉमनर बड़े आराम से फायदा उठा सकता है या वो पास हो सकता है, बिकॉज जो डायरेक्ट गवर्नमेंट का अपना टैक्स था जो उसकी किटी में जाना था, गवर्नमेंट ने वो छोड़ा है। एफईडी का ऑटो मैन्युफैक्चरर से कोई ताल्लुक नहीं है, वो बेसिकली विथहोल्डिंग टैक्स एजेंट था, वो गवर्नमेंट के लिए टैक्स इकट्ठा करके उनको देता था, वो 2.5% खत्म हो गया। सेल टैक्स का मैन्युफैक्चरर से कोई ताल्लुक नहीं है, वो इकट्ठा करके गवर्नमेंट को देता था, वो 17% था, वो 12.5% हो गया, तो 4.5% गवर्नमेंट ने वो छोड़ दिया। सिर्फ एडिशनल कस्टम ड्यूटी जो 0% की है, वो इंस्टेंट जो मैन्युफैक्चरर अगर चाहेगा तो अपने पास रख देगा, चाहेगा तो पास कर देगा। तो जब कंपटीशन होगा तो अगर एक बंदा पास नहीं कर रहा और दूसरा कर रहा है तो लॉन्ग टर्म में उनको फायदा होगा, जो लोग पास कर रहे हैं उनको ज्यादा कंज्यूमर मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से खुशाइन स्टेप है, बट वो अगेन हमारे यहाँ पे देखें, वो तो अब टाइम बताएगा कि कंज्यूमर को साथ कितना उसका फायदा होता है, कितने न्यू एंट्रेंट जो है वो इस सेगमेंट में आते हैं। बट वही मैं कह रहा हूँ कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छी सिंसियर एफर्ट है। अच्छा सुनील साहब, लास्टली एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू होता है हमारे यहाँ जब हम गाड़ी खरीदने जाते हैं तो होता है ओन का प्रॉब्लम। और ओन का प्रॉब्लम तब होता है जब बैक एंड पे उतनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही होती। तो ऑब्वियसली जब सप्लाई और डिमांड के दरमियान डिफरेंस होगा तो ये ओन वाला मसला जो है वो तो अराइज होगा। अब उसके लिए सरकार ये कह रही है कि वो जो गाड़ी अपने नाम रजिस्टर कराएगा वही बुक करा सकेगा, और फिर अगर गाड़ी के मैन्युफैक्चरर्स ने 60 रोज से ज्यादा ताखीर की तो कायबो और शरह सूद के अलावा 3% उन पर लागू हो जाएगा। तो इसको किस तरह देखते हैं? यानी जो डीलर्स होंगे जो ऑलरेडी बहुत सारी गाड़ियां बुक करा लेते हैं, तो क्या वो बल्क के अंदर गाड़ियां जो है वो बुक करा सकेंगे फिर? क्योंकि वो जो एक गाड़ी खरीदने वाला है वो अपने नाम पे रजिस्टर कराएगा, तो फिर डीलर्स को नुकसान पहुंचेगा इससे? देखिए, डीलर को से नुकसान नहीं पहुंचेगा, और मैं आपको बताऊं जहां पे रूल बनते हैं ना वहां पे उस रूल को बाईपास करने के लिए 15 तरीके और निकाले होते हैं उन्होंने ऑलरेडी पहले से। बट अगेन ये एक हमारा जो है ना सोशल बिहेवियर है कि मैं और आप सारे जो है ऑन को बुरा जरूर कहते हैं, लेकिन अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें जिसको भी इजी इनकम चाहिए थी वो कहते हैं यार मैं 2 गाड़ियां बुक करा के ना भेज दूं। सो वी कीप डिस्करेजिंग पीपल, बट ये एक नेचुरल फिनोमिना है हमारे यहाँ पे ना, लोगों को एक इजी इनकम का शौक है। तो उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने कोशिश अच्छी की है कि ठीक है, जो बंदा गाड़ी बुक करा रहा है उसी के नाम पे गाड़ी रजिस्टर होगी, और अगर वो ट्रांसफर होती है तो अगला बंदा जिसके नाम ट्रांसफर हो रही है वो विथहोल्डिंग टैक्स दोबारा पे करेगा। सो एक डिटरेंस क्रिएट की जाएगी उन गाड़ियों के लिए खासतौर पर जिनका ऑन कम है, तो उनके लिए तो प्रैक्टिकली वो अब ऑन लेना पॉसिबल नहीं है। बट जिस मार्केट में जिस गाड़ी के ऊपर 8 से 10 लाख रुपए ऑन है, अब 2 लाख रुपए टैक्स लगा दें वो फिर भी 6 लाख रुपए ऑन पे बिक जाएगी। तो वो एक सप्लाई डिमांड का इशू है। बट मेरे ख्याल से जो ऑन की लानत है ना, ये आपको तकरीबन अगले 1-1.5 साल के अंदर नजर नहीं आएगी। जब कंपटीशन में कंपनियां एक दूसरे से कम्पीट कर रही होंगी, हर प्लांट ने अपनी प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा करनी होगी, तो फिर वो स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स जो है ना वो उससे क्रिएट करके उसकी अपनी वैल्यू नहीं मैक्सिमाइज करेंगे। तो आई थिंक आई सी पॉजिटिव टाइम्स अहेड। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील सरफराज साहब को फाउंडर पाक व्हील्स हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। अभी एक क्विक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि कर्ज ना देने पर बैंकों पर कितना और क्यों जुर्माना होगा। इस मामले पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। 3 बरस मुकम्मल होने को हैं। हुकूमत 1 करोड़ नौकरियां और कम आमदनी के हामिल अफराद को 50 लाख घर फराहम नहीं कर सकी है। इस हवाले से मुस्तकबिल करीब में भी कोई वाज़े पेशरफ्त या हिकमत अमली दिखाई नहीं दे रही है। आवाम को सस्ते घरों के लिए बैंकों से कर्ज लेने का रास्ता जरूर दिखाया गया है, लेकिन बैंक अब भी कम आमदनी वाले अफराद को कर्ज देने में हिचकिचाहट महसूस कर रहे हैं। लेकिन अब स्टेट बैंक ने बैंक्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए ऐलान भी कर दिया है कि उनके खिलाफ एक्शन होगा और स्टर्न एक्शन होगा वो बैंक्स जो अपनी दी गई ब्रैकेट के मुताबिक कर्ज नहीं देंगे। ऐसे बैंक
जो कर्ज की तकसीम के लिए लाजमी अहदाफ पूरा नहीं करेंगे उन पर जुर्माना आयद किया जाएगा। स्टेट बैंक के मुताबिक जुर्माना हाउसिंग यूनिट्स की तादाद और रकम की अदायगी से मुताल्लिक दोनों अहदाफ की नाकामी पर लागू होगा। यानी एक तो जितने हाउसिंग यूनिट्स के लिए कर्ज देना है उतना कर्ज नहीं दिया जाए, और दूसरा फिर जितनी रकम देनी है उतनी रकम अगर बैंक नहीं देता तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। इस सर्कुलर के मुताबिक 31 जुलाई 2021 तक मजमूई अहदाफ से कमी पर बेस लाइन जुर्माना आयद किया जाएगा। यानी जो टारगेट सेट किया गया है अगर उतना टारगेट अचीव नहीं किया जाता तो उस पर जुर्माना होगा कि थ्रेशोल्ड अचीव नहीं कर रहा एक गिवन बैंक, जबकि अगले महीनों के अहदाफ में कमी पर भारी जुर्माना आयद किया जाएगा। और स्टेट बैंक ने कहा है कि तवक्को की जा रही है कि बैंक्स की जानिब से इस स्कीम की मुकम्मल सलाहियतों को बरवेकार लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो स्टेट बैंक दीगर बैंक से मालूमात इकट्ठी करेगा जो अपने अहदाफ को पूरा करने में नाकाम रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान गुज़श्ता बरस 15 जुलाई को भी एक सर्कुलर जारी किया था जिसपे बैंकों के लिए कर्जों में तोसी, बिल्डर्स और डेवलपर्स की मदद का हदफ भी मुकम्मल किया, जिसमें तजवीज़ दी गई थी कि बैंकों को रिहायशी मंसूबे और इमारत की तामीर के लिए कर्ज में तकरीबन 5% इजाफा करने की जरूरत होगी। बैंक ने यह सर्कुलर उस वक्त जारी किया था जब हुकूमत ने कम आमदन वाले अफराद के लिए नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का ऐलान किया था। इसी दौरान अप्रैल में स्टेट बैंक ने हाउसिंग यूनिट्स की तादाद के मुताबिक कर्जों की रकम मख्तस की थी। अब सवाल यह है कि क्या स्टेट बैंक के ऐलान के बाद बैंक कम आमदन के हामिल अफराद को कर्ज देंगे? बैंकों के जो सवालात होते हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो दिक्कत है एक आम आदमी को, वो कम हो पाएगी? क्या कम आमदनी वाले अफराद के लिए कर्ज में नरमी हो जाएगी? कोई फ्लेक्सिबिलिटी होगी? कोई दरमियानी राय इख्तियार की जाएगी? बैंक आवाम को रिलीफ देने में कितने मुआविन हो सकते हैं? आवाम और कम आमदन वाले अफराद की नज़रें ताहाल स्टेट बैंक पर टिकी हुई हैं। अब बैंकों के खिलाफ एक्शन होगा। ऑब्वियसली उनके ऊपर ये मैंडेटरी है कि जो उनको गिवन टारगेट दिया गया है उसको वो अचीव करे, अदरवाइज जुर्माना बेयर करने के लिए तैयार हो जाए। अब बैंक्स भी यकीनन ये चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कर्ज दिया जा सके, और अर्ज किया जा रहा है एक कॉमनर को कि अगर आपको घर की सहूलत चाहिए, छत चाहिए, तो आप बैंक जाएं और उस कर्जे के लिए अप्लाई ज़रूर करें, क्योंकि बैंक्स भी इस वक्त कर्जा देना चाहते हैं। तो इस वक्त एक उम्मीद की किरण ज़रूर है, एक ब्रीदिंग स्पेस है, एक ठंडी हवा का झोंका ज़रूर है एक कॉमनर के लिए कि अगर उसके पास उसकी छत नहीं है तो इस स्कीम के तहत एटलीस्ट अप्लाई ज़रूर करें, बैंक जाए ज़रूर, मालूमात ज़रूर लें, क्योंकि बैंक तो बैठा हुआ है कि वो किसको पैसे दे। अगर कोई आएगा ही नहीं, ऑब्वियसली अप्लाई नहीं करेगा, तो फिर बैंक इस टारगेट को कैसे अचीव करेगा। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि कैमरे के सामने जुर्म मुजरिम बरी कैसे हो जाते हैं। बड़ा अहम मामला है और ख़ासतौर पर ख़वातीन के हवाले से ये जो हैरेसमेंट के केसेस आए रोज़ बढ़ते चले जा रहे हैं। आज भी 2 से 3 ऐसे केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। ये केसेस आपके सामने रखेंगे और मेरे रियासत के दर पर दस्तक देंगे इस ब्रेक के बाद। इस वक्त तक स्टूडेंट्स का ये मामला हल नहीं होता। जो स्टूडेंट सड़कों पर हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आए रोज़ मेरे रियासत के दरबार पर दस्तक हम अपने शो में भी देते हैं। जब तक ये मामला किसी जो है वो तोड़ नहीं चढ़ता है, ये ऊँट किसी करवट नहीं बैठता है, तब तक हम इसको अपने प्रोग्राम में उठाते रहेंगे। आज इससे पेशतर कि हम कोई बात करते, हम इस पर अपनी राय का इजहार करते, हमने स्टूडेंट से उनकी राय तलब की और उसको कंपाइल करके हम मेरे रियासत के दरबार में पेश कर रहे हैं। स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, सबसे पहले ज़रा स्टूडेंट्स के बाद मुझे अगली स्टोरी की तरफ बढ़ना है। कोई स्मार्ट सिलेबस नहीं कम किया, ये मीडिया से झूठ बोल रहे हैं, स्टूडेंट्स को लेट डाउन कर रहे हैं। कोई स्मार्ट सिलेबस कुछ भी नहीं है। हमारा सिलेबस मुकम्मल नहीं है। हम बार बार चीख के हुकूमत से ये बात कर रहे हैं कि हमारा सिलेबस मुकम्मल नहीं है। 40 दिन आपने कॉलेज खोले हैं, उसमें से हम क्या करें? हम कैसे प्रिपरेशन करें अपनी? हमारी प्रॉपर तैयारी नहीं हुई और हम मेंटली डिप्रेस्ड है। वक्त दिया जाए या हमें प्रमोट किया जाए। अपनी पेस्ली पर नजरसानी करें और बच्चों पे रहम करें। रिड्यूस सिलेबस की 60% की बात कर रहे हैं सब पीटीआई वाले। सर वो सब्जेक्ट्स निकाल दिए गए हैं, वो हैं ही नहीं। अब जो रिमेनिंग केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स हैं उनमें 80% सिलेबस है, रिडक्शन इज़ ओनली 10% सर। एग्ज़ाम्स उस चीज़ की दी जाती हैं जो चीज़ आपको पढ़ाई जाती है। हमें तो इस साल कुछ नहीं पढ़ाया गया है, इसलिए एग्ज़ाम्स कैंसिल होना चाहिए। ये स्टूडेंट्स इस वक्त सख्त डिप्रेशन में हैं, मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं। हम सिर्फ यही करेंगे, शफकत महमूद साहब से और इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना, हमें ज़मीन के मसाइल पे बात करनी है। अब आज मेरे रियासत के दर पर दस्तक के साथ साथ अवामी नुमाइंदों के सामने एक और मुकदमा लेकर भी हाजिर हुए हैं। ये मुकदमा है कौम की बेटियों का, ये अलमिया है करोड़ों ख़वातीन का। अब वो बाजार जाएँ या मुलाजमत के लिए बाहर निकलें, तालीमी इदारे का रुख करें या अपनी ही गली में सांस लेने की कोशिश करें,
उन्हें हर वक्त हरासमेंट का खौफ रहता है, हरासगी का खौफ रहता है। उन्हें डर होता है कि किसी भी वक्त उनकी आबरू पर हमला किया जा सकता है। हालिया दिनों में खवातीन को हिरासा करने के वाकयात में तेजी से इजाफा हो रहा है। आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ मीर रियासत मोहतरम वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और वाइस चेयरमैन PTI मोहतरम शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद के शहरों से 3 खवातीन का दर्द, उनका दुखड़ा आपके सामने रखते हैं। मीर रियासत, आज आपके घर से महज चंद किलोमीटर के फासले पर यानी शहर इक़्तिदार में एक लड़की को सरेआम बरहना किया गया, उसे ज़दोकोब किया गया, उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया। यही नहीं, सारे अमल की वीडियो भी बनाई गई। कई हफ्तों बाद वीडियो वायरल होने के बाद रियासत हरकत में आती है, मुलजिम गिरफ्तार हो जाता है। ये पसे ज़िंदान आपको दिखाई दे रहा है, उस्मान नाम है इसका। और अभी मैं एक ट्वीट देख रहा हूँ, एक खातून ने एक ट्वीट की है और वो बता रही है कि ये उस्मान उसका क्लास फेलो था और आज से तकरीबन मेरा ख्याल काफ़ी अरसे पहले की बात कर रही है कि मैं इनको उस्मान भाई कहती थी, लेकिन इनका जो है शख्सियत उस वक्त मेरे ऊपर खुली कि जिस वक्त इन्होंने मेरी और किसी की गुफ्तगू टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन लीक कर दी और हमें जो है वो ब्लैकमेल करने की कोशिश की। अब जब ये पसे ज़िंदान है तो आप देख लीजिए कि कितने ऐसे लोग हैं जो विक्टिम हुए होंगे, जो बात नहीं करते थे, अब वो बात करना चाह रहे हैं। यानी हमारे यहाँ जिसको हरास किया जाता है वो खातून जो बैडली, जिसको माशरा जो है बड़ी बुरी नज़र से देखता है, वो बता भी नहीं सकती कि उसको विक्टिमाइज हो रही है, वो उसको कोई हरास कर रहा है या उस तरह के कर्ब से, इस दर्द से गुजर रही है। तो अब देखिए कि जिस वक्त स्टेट एक्शन में आई है, इसको पकड़ लिया गया है, तो उस वक्त और विक्टिम्स भी सामने आ रहे हैं। सवाल ये है कि मामला जो हफ्तों तक सामने नहीं आया, क्या वजह है? ऑब्वियसली एक विक्टिम जो है जिसके साथ ये सब कुछ हुआ, ये तो सोशल मीडिया के ऊपर जब खबर सामने आई तो स्टेट ने एक्शन लिया है, लेकिन खुद वो पुलिस के पास नहीं पहुंचे, यानी अपने आप को महफूज फील नहीं करते। अब ऐसा ही एक वाकया शाह महमूद कुरैशी साहब के शहर में भी रूनुमा हुआ है। कुतुबपुर में ओबाश नौजवान एक कमसिन लड़की का पीछा करता रहा। लड़की ने एक बार हिम्मत करके ओबाश नौजवान को पत्थर भी मारा। ये फुटेज आप देख सकते हैं कि एक ओबाश लड़का है जो उसको फॉलो कर रहा है। लड़की हिम्मत करती है, हिम्मत बांधकर पत्थर जो है उसकी तरफ फेंकती है, लेकिन वो लड़का वापस आता है और वापस आके ओबाश ने गुस्से में लड़की को जोरदार थप्पड़ मारा। और देखिए ये खातून की किस तरह से आबरू रेज़ी की गई है। थप्पड़ लगने से लड़की मुंह के बल ज़मीन पर गिरती है, लेकिन FIR दर्ज होने के बाद भी अभी तक ओबाश लड़का पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। सवाल यह है कि लड़की की हिम्मत उसकी दुश्मन कैसे बन गई? अगर लड़की हरासमेंट के खिलाफ मज़ाहमत ना करती तो उसे थप्पड़ ही ना पड़ता। वज़ीर दाखिला के शहर में भी राह चलती लड़की से पर्स छीना गया था। गुज़श्ता चंद रोज़ पहले का वाक़या है। खातून पर हमला करने वाले को पकड़ा भी गया है, उसका मुलजिम भी गिरफ्तार हो गया है। ये रावलपिंडी का मामला है। आपको याद होगा कि जिस वक्त पर्स स्नैचिंग का मामला हुआ था, उससे पर्स खींचा गया है, तो किस तरह मुंह के बल वो खातून ज़मीन पर आ गिरी है। मीर रियासत, मोहतरम वज़ीर दाखिला, किबला वज़ीर ख़ारजा और मोअज़्ज़ज़ मेंबरान असम्बली, कौम आपसे सवाल कर रही है कि क्या इन मुल्ज़िमान को सज़ा मिलेगी? क्या तीनों वाक़यात की मुतासरा ख़वातीन को इंसाफ मिल सकेगा? लेकिन ये सवालात ताहाल जवाब के मुंतज़िर हैं। मुफलिस शहर को धनवान से डर लगता है, पर न धनवान को रहमान से डर लगता है। से निकले तो डरे दुख्तरे मशरिक तन्हा, उसको इस दौर के हैवान से डर लगता है। और ऐसे हालात का मूजिब है ये इंसान, तो कहो आज इंसान को इंसान से डर लगता है। ये तो था आज का दास्तान। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।